नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे। तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि सेट नंबर 27 में एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। उस प्रश्न को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग उसके संदर्भ में कमेंट किए हैं। पहले मैं दिखाऊं फिर बात करता हूं। तो ये आ गया है प्रश्न सेट नंबर 27 का प्रश्न संख्या 7। इस क्वेश्चन को लेकर के इतना ज्यादा लोग कमेंट किए तो इस प्रश्न को लाना पड़ा। ये 27 नंबर सेट का है, अगर नहीं देखा है तो आप देखिएगा। ये प्रश्न पूछा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कुत्ते के साथ मानव के अवशेष पाए गए हैं? 4 ऑप्शन है: हड़प्पा, रोपड़, बुरजहोम, मोहनजोदड़ो। मैंने इसका आंसर बताया था कि बी होगा, रोपड़। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सी होगा, बुरजहोम होगा। भाई एक तो मैं ये बता दूं कि जो भी ये सी कमेंट कर रहे हैं, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से विधिवत पढ़ लीजिए, ठीक ना। आप लोग कंफ्यूजन में हैं, अभी कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ हाँ सही बता रहे हैं। सिंधु सभ्यता पूरा पढ़ लीजिए। बुरजहोम आपको कहीं मिलता है क्या? सिंधु सभ्यता में बुरजहोम नहीं है। यह बुरजहोम नवपाषाणकालीन स्थल बुरजहोम है, वहां से प्रमाण मिला है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि नवपाषाण युग में, तब होता है आंसर बुरजहोम। जब पूछता है सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता में होता है रोपड़। बिल्कुल दिमाग में ठूंस लीजिए इस बात को कि सिंधु सभ्यता से जब पूछे तो सिंधु सभ्यता में रोपड़ था, पंजाब में। बुरजहोम नवपाषाण काल में है। तो ये आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं देख रहा हूं एक बच्चा कमेंट कर दिया, सब लोग कमेंट वही कमेंट, 7 का सी, 7 का सी, 7 का सी। अरे भाई पढ़ लीजिए थोड़ा सा। एग्जाम में भी आप लोग यही गलती करते हैं। प्रश्न को ढंग से पढ़िए, है ना। सिंधु सभ्यता जब पूछ रहा है तो सिंधु सभ्यता में कहां बुरजहोम आपको मिला है? पूरा सिंधु सभ्यता पढ़े हैं ना। बताइए किसने खोज किया है बुरजहोम का? जब बुरजहोम सिंधु सभ्यता में आप पढ़े हैं तो बताइए किसने खोज किया? तो बुरजहोम नवपाषाण काल का है, ना कि सिंधु सभ्यता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। 26 नंबर सेट का भी एक प्रश्न गलत आप लोग कर रहे हैं। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। पहले आप ये जान लीजिए कि दूरदृष्टि दोष में होता क्या है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है। अब आपको यही नहीं पता है दूरदृष्टि दोष मतलब सोचते हैं कि दूर की नहीं दिखती है। तो क्वेश्चन को पहले सही से पढ़िए, तब आंसर करिए, तब जाकर के बेहतर होगा। नहीं एग्जाम में भी आप ये गलती करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं सेट नंबर 28 पर। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 28 पर। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। 27 का डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत बच्चे पता नहीं क्या पढ़ने में मन तो लगाएंगे नहीं। मन लगाइए, क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आधा समस्या आपका ऐसे ही दूर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न आज लेकर के आया हूं। लिनेन जो वस्त्र बनता है लिनेन से, इसमें प्रयुक्त होता है, लिनेन वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त होता है। जूट के पौधे से, अलसी के पौधे से, रेशम कीट से, कि नायलॉन का जो लिनेन कपड़ा होता है, देखते हैं लिनेन का पैंट शर्ट, तो किस चीज का होता है? जूट का, अलसी का, रेशम कीट का, कि नायलॉन का? याद कर लीजिए, अलसी का पौधा इसमें प्रयुक्त होता है, लिनेन के जो तैयार होते हैं वस्त्र उसमें। दूसरा प्रश्न ज्योग्राफी का ही है। सियरा नेवादा जो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जी हां ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, स्थित है। सियरा नेवादा कहां स्थित है? तो यह आपके यूएसए, कहां? अमेरिका में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न को बिहार दरोगा में अप्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है। प्रश्न बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का सेंस यही है। अभी 1275 में पूछा गया था। काजू की फसल हेतु अधिक उपयुक्त मृदा है। काजू की फसल हेतु, तो काजू की फसल के लिए लाल लेटेराइट, ध्यान रखिएगा, लाल लेटेराइट, एकदम कंफर्म हो जाइए, लाल लेटेराइट ही आपको आंसर करना है। पूछा था पिछली दफा क्या कि लेटेराइट मिट्टी
में सबसे ज्यादा मतलब लेटेराइट मिट्टी किस फसल हेतु उपयोगी है? ऑप्शन दिया था काजू और 2-3 ऑप्शन दिया था। तो प्रश्न यही था, बस केवल रिवर्स प्रश्न पूछा था। तो इसमें ऐसा हमने सेट किया है लाल लेटेराइट मृदा या मिट्टी, याद रखिएगा। चलिए, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? नंदा देवी, देखिए ये प्रश्न आपको फंसाता है, कभी लगता है हिमाचल है, कभी लगता है आपको उत्तराखंड है। तो याद रखिए कि नंदा देवी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, वह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड याद रखना है आपको, उत्तराखंड। पांचवा प्रश्न बहुत ही शानदार है और इस पर मैं एक फुल डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। यहां से प्रश्न आपको दरोगा में आता है झूम कृषि से। कह रहा है इनमें से कौन से झूम कृषि का प्रकार मणिपुर में अपनाया जाता है? मणिपुर में अपनाया जाने वाला झूम कृषि का जो प्रकार है वह कौन सा है, ये पूछ रहा है। खील है, बेबर है ना, पामाडावी है और पामलू है। तो जान लीजिए कि मणिपुर में जो अपनाया जाता है वह है पामलू। याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर सही हो जाएगा। पामाडावी कहां में है? तो पामाडावी उड़ीसा में है, लिख लीजिए इसको, पामाडावी उड़ीसा में है। पामाडावी उड़ीसा में है, ठीक ना। पामलू आपका मणिपुर हो गया, पामाडावी उड़ीसा है। बेबर आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है और खील हिमालयन क्षेत्र में है। जी हां, हिमालयी क्षेत्र में खील जो झूम कृषि होता है उसको खील कहते हैं हिमालयी क्षेत्र में। तो ये आप ध्यान रखेंगे चारों। ऐसे में इस पर फुल डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध जल्द ही कराने वाला हो। चलिए 6वें सवाल पर, इनमें से कौन विवर्तनिक झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील, विवर्तनिक झील कौन है जानते हैं? तो विवर्तनिक झील इसमें उल्लर झील है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिए। वी से विवर्तन और वू से उल्लर, तो वी वू आपको याद कर लेना है, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस नदी को उड़ीसा का शोक, अच्छा बिहार का शोक जानते हैं आप लोग, कोसी। बंगाल का भी शोक आप लोग जानते हैं। अब पूछ रहा है उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। जी हां, ऑप्शन नंबर बी इसको सही आंसर होगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। 8वां प्रश्न, स्टार लगा लीजिए। ऐसे कभी पूगा घाटी पूछता है, कभी पार्वती घाटी पूछता है। आज लेकर के आया हूं सांगला घाटी, इंपॉर्टेंट है। सांगला घाटी स्थित है। सांगला घाटी कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। देखिए कैसे याद होगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला सांगला आप रिलेट कर पा रहे होंगे, शिमला सांगला, थोड़ा सा वॉइस मैच हो रहा है ना, तो याद कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए राष्ट्रीय उद्यान से सवाल आते ही हैं बिहार दरोगा में, आप लोग जानते ही हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मुरलेन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहां में स्थित है? तो मुरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मिजोरम में है। कहां में है? मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ध्यान देना है। देखिए 10वां प्रश्न बहुत सारे लोग गलत करेंगे, 10वां प्रश्न गलत करेंगे। ककोलत जलप्रपात स्थित है, जिला पूछ रहा है, नवादा जिला में। आगे दूसरा कह रहा है नालंदा जिला में, गया में कि जहानाबाद में। 4 जिला दिया है। ककोलत जलप्रपात कितने लोगों को लग रहा है? नवादा, बहुत को नवादा, कुछ को नालंदा भी लग रहा होगा, कुछ को तो जहानाबाद और कुछ को तो गया भी लग रहा होगा। लेकिन जो राइट आंसर है ना वह नालंदा नहीं है, नवादा जिला है। ध्यान देना है आपको, नवादा जिला है राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। नवादा जिले में ही ककोलत जलप्रपात स्थित है। शेर शाह का मकबरा बिहार के किस जिले में है? यह प्रश्न तो मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। देखेंगे शेर शाह का मकबरा, मारेंगे सासाराम। भाई सासाराम जिला नहीं है, यही तो आपको ये प्रश्न आपको फंसाएगा। रेलवे में ये पूछा भी गया है। तो सासाराम रोहतास जिले में है ना। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, बट ये जिला नहीं है, जिला रोहतास है। यहां जिले की बात किया है, तो ये आपको बी ऑप्शन ध्यान देना है। तो देखिए प्रश्न को जब तक पढ़ेंगे नहीं तो गलती करेंगे, खाली रटुआ तोता जैसे 7 का सी होगा सर, 7 का सी होगा सर कर रहे थे। मैं बार बार कमेंट भी कर रहा था कि भाई क्वेश्चन को पढ़िए। उस प्रकार से क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो आधा दुख आपका ऐसे ही दूर हो जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। हमारा उद्देश्य नहीं है आपको कि एग्जाम में आपको गलती करवाना, एग्जाम में आपको बचाना, आपको गिरने से बचाना है।
समझ गए? तो रोहतास याद रखना है आपको। चलिए 12 नंबर सवाल। वर्ष 1907 में कांग्रेस में फूट हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था ना, उसमें कांग्रेस में फूट हो गया था, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं, है ना। लेकिन ये सूरत फूट होना कहीं दूसरी जगह में अधिवेशन था सूरत वाला, यही पूछता है एग्जाम में कि सूरत फूट जो हुआ है सूरत में, यह प्रस्तावित कहां में था, कहां में होना था? तो यह नागपुर में होना था। जी हाँ, नागपुर महाराष्ट्र का ही एक जिला है नागपुर, तो वहीं में होना है, शहर है, शहर कह लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किसे पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है? अब आप पुलिस में जा रहे हैं तो पुलिस के बारे में जानना जरूरी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक भी या पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है, तो ऑप्शन संख्या बी इसका जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 14 नंबर, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था, किया किसने था, ये पूछ रहा है। तो लिट्टन के समय में हुआ था ये। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वह लिट्टन के समय में हुआ था, है ना। तो ये ध्यान देना है, 14 का ए ऑप्शन सही है। भारत में मंगोल के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ, तो मंगोल के खतरा जो आक्रमण हुआ था वो इल्तुतमिश के समय से ही हुआ था। मंगोल के आने का खतरा इल्तुतमिश के ही समय से हुआ है उत्पन्न, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है 16 नंबर, बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंध रखने वाले मूर्ति पूजा करते थे? अच्छा, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान आप पढ़े हैं ना, तो किस शाखा वाले मूर्ति पूजा करते थे, हीनयान वाले कि महायान वाले, कि दोनों नहीं, है ना। तो देखिए महायान वाले जो है वो मूर्ति पूजा करते थे। ये दो भागों में बटा था, एक चला गया था उत्तर भारत और एक चला गया था दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत यानी कि अपन लोग जहां रहते हैं, उत्तर भारत बिहार यूपी, ये इधर वाला सारे इलाका, बिहार यूपी ही नहीं, तो उत्तर भारत वाले महायान को मान रहे थे, ठीक ना, महायान को। और उत्तर भारत जो था यह मूर्ति पूजा करता था। हीनयान मानते थे दक्षिण भारत वाले, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, ये तो जानते ही थे, यही जानते ही थे, बस इसके आगे नहीं जानते हैं बच्चे जानते हैं कि हाँ प्रियदर्शी के नाम से अशोक। अब प्रश्न कैसे पूछ रहा है कि अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, कहां कहा गया है? मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में या जूनागढ़ अभिलेख में? बहुत ही घुमावदार प्रश्न है, मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं जानते हैं, गलत करेंगे, कुछ बच्चे जानते होंगे जो सही करेंगे। तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है न तो मास्की में और न ही गुर्जरा में, भाब्रू अभिलेख, जी हाँ याद रखिएगा, भाब्रू अभिलेख में इनको प्रियदर्शी कहा गया है, तो ये ध्यान देना है। कैसे याद होगा, देखिए हिंट दे रहा हूं, पा में भी नीचे रा लगा है और बा में भी नीचे रा लगा है, आप ऐसे ही करके याद कर सकते हैं, बाकी और हमारे पास कोई ट्रिक नहीं इसको मिला, तो ये ध्यान देना है। चलिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? भैया तो संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता देखिए, लग रहा होगा कि बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह, सिद्धू, चारों लग रहा होगा, लेकिन राइट आंसर है वो सिद्धू कान्हू, संथाल विद्रोह, ठीक ना। तो ये ध्यान देना है, बिहार बंगाल में यह हुआ था, लगभग 1855-56 के समय में यह हुआ था, 1855-56 बिहार बंगाल इसका एरिया था। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो अमेरिका में जो दास प्रथा का अंत हुआ है ना, वह हुआ है 1863 में, ध्यान रखना 1 जनवरी 1863, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, फोन से नहीं मापेंगे तीव्रता, ऑडियोमीटर से ही मापेंगे तीव्रता। तो एनीमोमीटर से हवाओं का वेग मापते हैं, यह भी ध्यान देना है। प्रकाश उदाहरण है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। कैसे याद रखना है? प्रकाश में भी पा में नीचे रा लगा है, अनुप्रस्थ में भी पा में नीचे रा लगा है, बस यही एक उपाय है जिससे आप याद कर सकते हैं, अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो, और नहीं तो अगर आप कॉन्सेप्ट से याद करना चाहते हैं, अनुप्रस्थ है ना और अनुदैर्ध्य, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। डिटेल जब मैं लाइट प्रकाश आपको कराऊंगा लाइट,
तो उसमें मैं क्लियर करा दूंगा। ओके, चलिए, इनमें से किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान का जनक। जनक की बात कर रहा है लीनियस, याद रखिएगा। जैव विकास को सबसे पहले समझाया, तो जैव विकास नाम आते ही चार्ल्स डार्विन का नाम आ जाता है, लेकिन ध्यान रखना है सर्वप्रथम समझाने की बात की जा रही है तो लेमार्क ने समझाया था। प्रश्न को पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, आधा आपका टेंशन दूर है ना। प्रश्न को पढ़ना सीखिए। वर्गीकरण की पद्धति में चार जगत का वर्गीकरण किसने किया था? चार जगत का वर्गीकरण कहे तो बताएंगे कि चार जगत का वर्गीकरण कोपलैंड। पांच जगत का वर्गीकरण पूछता है तो बताएंगे विटेकर। तीन जगत का वर्गीकरण पूछता है तो हैकल, और दो जगत का वर्गीकरण पूछता है तो लीनियस। एकदम रट्टा मार लीजिए, कोपलैंड 4, विटेकर 5, हैकल 3, हैकल में 3 अक्षर है तो 3 याद कर लीजिएगा, लीनियस 2। ऐसे करके आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, मिलान कराने के लिए दे देता है, पूछ देगा ये प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न पर मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम में आ जाएगा। अब आप समझिए पढ़ना है कि नहीं। चलिए, किसे जीवाणु, विषाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक के बीच की कड़ी माना जाता है? इन तीनों के बीच की कड़ी माना जाता है। जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? चार ऑप्शन है, माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम, माइक्रोबैसिलस, थायोबैसिलस। तो माइकोप्लाज्मा, इसे कोमल त्वचा वाला जीव भी कहते हैं। कोमल त्वचा वाला जीव इसी को कहते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, जल का न्यूनतम घनत्व होगा, मतलब जल सबसे ज्यादा घना किस पॉइंट पर होगा? अच्छा सवाल है। 0 डिग्री, 4 डिग्री, -4 की -40? मैक्सिमम बच्चे लगाएंगे 0, कुछ तो 4 लगाएंगे और कुछ तो -4 भी लगाएंगे और कुछ -40 भी लगाएंगे। लेकिन इसको समझिएगा, 0 डिग्री पर ये जम जाएगा, यानी कि जल से हो जाएगा बर्फ। आपसे बर्फ पूछ नहीं रहा, आपसे जल पूछ रहा है। माइनस है तो ये ऑलरेडी जमा हुआ है, यानी कि इसमें भी ये बर्फ है। माइनस है तो यानी कि ऑलरेडी जमा हुआ है, इसमें बर्फ है। तो तीनों स्थिति में तो ये बर्फ ही है। तो सबसे घना कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे ज्यादा घना होता है। 4 डिग्री से अगर 0 पर आ जाता है तो ये जम जाता है, पानी से बर्फ बन जाता है। आपको जल पूछ रहा है तो ये ऑप्शन से भी आप अच्छे से इसको कर सकते थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रश्नों को पढ़िए, आधा टेंशन आपका दूर। पढ़ेंगे नहीं, मामला गड़बड़ होगा। चलिए, सेविंग दर्पण में प्रयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन है? सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण समझ रहे हैं? जो दाढ़ी बनाते हैं आप हाथ में लेकर के, तो कौन दर्पण से बनाते हैं? अवतल, उत्तल, समतल या किसी का भी प्रयोग? तो सामान्यतः घर में जो शीशा होता है समतल, उसी का उपयोग कर लिया जाता है ना। समतल दर्पण का उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन आंसर तो समतल नहीं होगा, मानक होता है ना दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाने में अवतल का क्यों प्रयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? अवतल दर्पण में जब आप दाढ़ी बनाते हैं तो आप अपने चेहरे को रखते हैं फोकस और पोल के मध्य, है ना, इसके बीच में रखते हैं। और ये अवतल दर्पण क्या करता है कि चीजों को बड़ा कर दे रहा है, उतनी दूरी पर आप रख रहे हैं तो बड़ा करके दिखा रहा है। तो दाढ़ी बनाते समय आप बड़ा देख पाए अपनी दाढ़ी को, तो दाढ़ी बनाएंगे अच्छे से, छूटेगा नहीं। और छोटा में उत्तल में बनाएंगे, बनाने को तो बना लेंगे लेकिन छूट छाट जाएगा। समतल में भी बना ही लेते हैं, लेकिन जो परफेक्ट बनेगा वह अवतल में बनेगा, कहीं कटेगा पटेगा नहीं, दिखेगा स्पष्ट, साफ दिखेगा। इसलिए साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। अच्छा, जब आप साबुन लगाते हैं, नहाते तो होंगे ही, तो देखिएगा साबुन लगाएंगे तो छोटे 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 बुलबुले उड़ेंगे, वो देखिएगा बुलबुला आपको रंगीन चमकता दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दरोगा में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवीकरण या व्यतिकरण या प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का विवर्तन, 4 ऑप्शन है। तो जान लीजिए जो राइट आंसर होने वाला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको याद रखना है।
अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में डाल देते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मैंने कोशिश किया है कि कुछ हद तक लाऊं। चलिए, इनमें से कौन उपधातु नहीं है? उपधातु नहीं है। बोरोन, तो सर बोरोन तो उपधातु है ही, सिलिकॉन भी उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, उपधातु नहीं, ये तीनों उपधातु है ही, उपधातु नहीं है पूछ रहा था, तो डी ऑप्शन। हवा उदाहरण है समांगी मिश्रण का, असमांगी मिश्रण का। हवा मिश्रण नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, हवा में आप देखते हैं, जब हवा तो पहले दिखाई नहीं देता है, पहली बात। अब जब दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें आप कैसे जान पाएंगे कि इनमें कौन कौन सा मिला है? अब ऐसे तो जान नहीं पाएंगे, अपनी आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, है ना? तो ये समांगी मिश्रण कहलाता है। जब आपको पता ही नहीं चले तो ये समांगी मिश्रण हो जाएगा, है ना? असमांगी मिश्रण में पता आपको चल जाएगा, सामान्य प्रक्रिया से आप जान जाएंगे, तो ये ध्यान देना है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, बहुत ही इजी प्रश्न और सभी लोग लगभग इसका आंसर कर देंगे। इसका सही आंसर लगा देंगे ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए। सूखी बर्फ जब यहां लगाएंगे, डाइऑक्साइड देखेंगे ना, तो अंदर से जो बेचैनी है, कलबलाहट है, फट से मारेगा बच्चा आंसर ठोस। हाँ हाँ हाँ, ठोस डाइऑक्साइड। लेकिन नहीं बाबू, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है। बिहार दरोगा में बहुत समय मिलता है, अच्छे से पढ़ करके आपको सॉल्व करना है, तो 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, ये भी प्रश्न बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, पढ़े लिखे बच्चे गलत करेंगे इस प्रश्न को। देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि रंगीन पदार्थों की पहचान। नहीं भैया, पहचान करने में थोड़ी इसका प्रयोग किया जाता है। रंगीन पदार्थों को छांटने में अगर कहा जाता, अलग करने में कहा जाता तो मान सकते थे, बट पहचान करने में नहीं किया जाता है। एक मिश्रण को पदार्थ से अलग करने में, जैसे कि रक्त से नशीली पदार्थों को अलग करना है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, है ना? मैंने पिछले 1-2 वीडियो पहले इसको बताया भी है कि रक्त से नशीले पदार्थों को आपको अलग करना है। जैसे आप अगर ड्यूटी में है, पुलिस में है, आपने किसी से बदतमीजी कर लिया, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो आपकी मेडिकल की जाएगी, है ना? आपका जांच होगा, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और क्रोमेटोग्राफी किया जाएगा। आपके रक्त से क्रोमेटोग्राफी के जरिए नशीले पदार्थ की छटनी होगी, और अगर उसमें पाया जाता है अल्कोहल, तो आप पर कार्रवाई होगी। तो ये क्रोमेटोग्राफी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, 33 नंबर, संघ सूची के किसी विद्यमान कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है? भाई, कानून बनाकर संसद ही ऐसा कुछ कर सकता है, बड़ा काम है, तो ये बिल्कुल आसान है, पढ़ लीजिए, सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की विस्तार से जांच करता है? जटिल जटिल प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न को पढ़िएगा, समझ जाइएगा, कोई जटिल नहीं है। महालेखा परीक्षक तो लोक लेखा समिति जो इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए, सिंधी को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत ही सामान्य प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न पहले भी आ चुका है। संविधान के अंतर्गत व्याख्या में फेडरल न्यायालय का संबंध किससे है? तो फेडरल न्यायालय जो है वो प्रावधान लिया गया था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, 1937 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ है घुमा करके। वरीयता अनुक्रम में निम्न पदाधिकारियों का उचित क्रम क्या है? वरीयता अनुक्रम में कौन पहले आएगा, है ना? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, या सीएजी, या राज्यों के राज्यपाल, या भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कौन पहले आएगा? इसको सीक्वेंस में करना है, तो इसको हमें सीक्वेंस में लगा देना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कौन आएगा। सबसे पहले इन चारों में आ जाएगा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, यानी कि सी। तीसरा तो 3 हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं। फिर उसके बाद आ जाएगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री, यानी कि 4 आ जाएगा। तो 3 4, देखिए एक ही तो है, 3 4 1 2, फिर आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 2।
यानी कि राज्यों के राज्यपाल। अब आप लोग को लग रहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनका 9वां रैंक है इनका वरीयता क्रम में। एक बार जब जरा मैं सबका रैंक आपको बता दूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इनका रैंक है 9वां, है ना। भारत के उच्चतम न्यायालय की अगर बात की जाए तो इनका रैंक है आपका 9वां। अब वहीं अगर बात कर लेते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका रैंक होता है 7वें स्थान पर है। 7वें में 2 3 4 लोग मिल जाएंगे, तो 7वें स्थान पर इनका जो है वह रैंक हो जाता है। राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में ये 4थे नंबर पर आते हैं, तो ये ध्यान देना है, 4थे नंबर पर आते हैं। और ये जो आते हैं ना, ये 9 में तो आते ही हैं, लेकिन 9 के क्रम में ये आते हैं, 9 के क्रम में आते हैं ये आपको ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों एवं महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने या बोलने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 88 आप जानते हैं कि मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही सामान्य है, इजी है, ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए, यहां पर 91वां संविधान संशोधन 2003 संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2003 में, यह किससे संबंधित है? क्या सूचना अधिकार से है? तो जी नहीं, यह मंत्री परिषद को छोटा किया गया है। मंत्री परिषद में 15% से अधिक मंत्री अब नहीं हो सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री को लगा करके। तो ये आपको ध्यान देना है। IFSC कोड होता है, कितने अंकों का होता है? 4 ऑप्शन है, 11 अंक, 6 अंक, 10 अंक और 5 अंक। तो IFSC कोड जो होता है वह 11 अंक का होता है। IFSC कोड का पूर्ण रूप क्या होगा, जरा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। चलिए 41 नंबर सवाल, आयकर है, आयकर है क्या प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, कि दोनों है, कि कोई नहीं है? तो देखिए, मैं पहले भी आपको बताया हूं कि जो आपसे डायरेक्ट आपसे वसूल लिया जाए वो प्रत्यक्ष कर होता है। इनकम टैक्स आपके खाते से डायरेक्ट सरकार के पास चला जाता है, यह प्रत्यक्ष कर हो जाता है, ध्यान देना है आपको। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। याद रखिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। 43 नंबर, हाल ही में 28 दिसंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है ना। 28 सितंबर को रेबीज, वही कुत्ता काटने वाला, इसका थीम क्या था? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। याद रखिएगा, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज इसका थीम है। प्रश्न को समझना है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज आंसर कर देना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। संविधान हत्या दिवस मनाया गया है किस तिथि को? तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। विटनेस पुस्तक के लेखक, पुस्तक से भी प्रश्न 1-2 आपको दरोगा में आ जाएगा, साक्षी मलिक। विटनेस का मतलब आप समझ ही रहे हैं, साक्षी, है ना, साक्ष्य या गवाह, आप समझ लीजिए। जैसे कोर्ट में कहता है ना, विटनेस को लाइए, यानी कि गवाह को लाइए, साक्ष्य प्रस्तुत करिए, तो साक्षी विटनेस ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। चले आगे, चलिए। आजादी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? आजादी पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय, याद रखना है आपको। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 के विजेता, तो यह जापान हो जाता है, राइट आंसर, ध्यान देना है आपको। 15वां क्रिकेट विश्व कप 2031 में जो है प्रस्तावित है, कहां में होगा? तो 15वां बांग्लादेश में होगा और भारत में भी होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना, बांग्लादेश और भारत में होने वाला है। 49, हाल ही में राष्ट्रमंडल 2026 की मेजबानी सौंपी गई है, तो 2026 की मेजबानी ये विक्टोरिया में होना है, प्रस्तावित है विक्टोरिया, ध्यान दीजिएगा, ये कहां में होना है? विक्टोरिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान। 50वां और आखिरी सवाल, गलत मत करिएगा इसको। किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल में हाल ही की बात कर रहा है, महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो लोगों को लग रहा होगा बिहार तो काफी दे के ऊपर बढ़ गया है इससे, है कि नहीं? अभी जो दिया है मात्र 33 दिया है, वह दिया है राजस्थान। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे पिछले वीडियो के भी। अब आप लोग कमेंट मत करिएगा उसके लिए कि गलत है, गलत है, गलत है। पहले पढ़ना, सही से प्रश्नों को सीख लीजिए, फिर आपको आंसर भी आना
चालू हो जाएगा। तो चलिए याद चाहते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।